नमस्कार विद्वान साथियों। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में आपका स्वागत है। कल हमने जानकारी प्राप्त की थी RTE 2009 जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम था। ये नियम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। आइए देखते हैं। इसमें 9 भाग दे रखे हैं। भाग 1 है प्रारंभिक, नंबर भाग 2 में है राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, भाग 3 में है विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व, भाग 4 में है विद्यालय प्रबंधन समिति, भाग 5 अध्यापक प्रबोधक, भाग 6 पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, भाग 7 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य, भाग 8 है विविध और भाग 9 में है परिशिष्ट से संबंधित। आइए देखते हैं इस ड्राफ्ट रूल को। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियमों को बताती है। अब देखिए किस प्रकार बताती है। भाग 1 है प्रारंभिक। अब इसमें आएगा संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ। इसमें पहला है यह नियम राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 जाने जाएंगे। इसमें पहला है ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और दूसरा है ये संपूर्ण राजस्थान में मान्य होगा। पूरे राजस्थान में ये नियम मान्य होंगे। दूसरा है इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। क्या क्या चीज़ें होगी देखिए। पहला है अधिनियम से निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अभिप्रेत है। दूसरा है आंगनबाड़ी से भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की समग्र बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र अभिप्रेत है। तीसरा है नियत तिथि से अधिकारित गजट में अधिसूचित तिथि जब से यह अधिनियम प्रभावकारी होगा। चौथा है अध्याय धारा व अनुसूची से आशय क्रमशः इन नियमों में उल्लेखित अध्याय धारा व अनुसूची से है। पांचवा है बालक से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। छठा नियम है छात्र समुचित अभिलेख का आशय छात्र की प्रगति अभिलेख जो उसके विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन पर आधारित से है। सातवां है शाला मानचित्रण से सामाजिक अवरोधों एवं भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है। आठवां है राज्य का आशय राजस्थान राज्य से है। यहाँ राज्य का आशय राजस्थान राज्य से है। नौवां है राज्य सरकार का अभिप्राय राजस्थान सरकार से। जिला का अभिप्राय राज्य के राजस्व जिले से है। 10वां है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है। 11वां है निदेशक संस्कृत शिक्षा से विभागाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा और जो राजस्थान में संस्कृत में प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम भी संचालित करा रहे हैं से है अभिप्रेत है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा से विभाग का अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है। 13वां है आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान से विभाग का अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक कार्य का कार्यान्वयन भी कर रहे हैं से अभिप्रेत है। 14वां है राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 द्वारा स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है। 15वां है जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा का आशय प्रशासनिक अधिकारी जो जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है से है। 16वां है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का आशय ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी से है। 17वां स्थानीय प्राधिकारी से नगरपालिका, नगर अधिनियम या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है। 18वां पड़ोस का आशय विद्यालय के पास या विशिष्ट दूरी पर स्थित वास स्थान से है। 19वां प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से 5वीं तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय से है। 20वां उच्च प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से 8वीं तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय से है। 21वां ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत से अभिप्रेत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 द्वारा गठित ग्राम सभा ग्राम पंचायत से है। 22वां सरपंच से आशय ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख से है। 23वां पंच से आशय ग्राम पंचायत के वार्ड के निर्वाचित सदस्य से है। 24वां पार्षद से आशय शहरी स्तरीय निकाय के निर्वाचित सदस्य से है। 25वां अलाभप्रद समूह से समस्त बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों सहित 40% शारीरिक रूप से विकलांग बालक या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट समूह अभिप्रेत है। 26वां दुर्बल समूह गरीबी रेखा से नीचे परिवार के बच्चों से अभिप्रेत है। 27वां प्रतिपूर्ति योग्य व्यय से पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा वेतन, पुस्तकों और खेलकूद सहित प्रति बालक उपगत व्यय से अभिप्रेत है। 10, 20, 25, 28वां विद्यालय प्रबंधन समिति से आशय विद्यालय प्रबंधन योजना, अनुश्रवण एवं अन्य निर्णयगत मामलों के लिए विकेंद्रीकृत इकाई से है। 29वां कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय विद्यालय का दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की छोटी क्रियात्मक इकाई से है। 30वां उन सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं। अब आता है भाग 2 राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। भाग ए प्रारंभिक से संबंधित था। भाग 2 राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अथवा सीमाएं। इसमें नंबर 3 है। इसका पहला है पड़ोस का क्षेत्र अथवा सीमाएं जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्नानुसार होंगे। इसका ए है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। पहली से 5वीं तक का विद्यालय 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर और 6ठी से 8वीं तक का विद्यालय 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर उपलब्ध करवाएगी। दूसरा है जहां कहीं आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार पूर्व स्थापित 1 से 5 कक्षा के विद्यालयों को 6 से 8 जोड़ते हुए क्रमोन्नत करेगी एवं वे विद्यालय जो 6 से आगे संचालित हैं में
आवश्यकता अनुसार 1 से 5 कक्षाओं को शामिल करने का प्रयास करेगी। तीसरा है दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र यथा मरुस्थल, पर्वतीय, क्षेत्रीय आबादी वाले क्षेत्र जिसमें मजरा, ढाणी आदि में कक्षा 1 से 5 हेतु जिनकी जनसंख्या 150 हो और कम से कम 20 बच्चे हो एवं 6 से 8 हेतु आसपास कम से कम 2 प्राथमिक पोषक विद्यालय हो जिनमें कम से कम 30 बच्चे कक्षा 5 में अध्ययनरत हो, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करेगी। नियम चौथा है उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे यानी वास स्थान ढाणी के हो जिन्हें राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया हो, जहां आसपास जो उपयुक्त उपनियम 1 और 3 में वर्णित में कोई विद्यालय अस्तित्व में न हो, वहां राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उपनियम 1 और 3 में विशिष्ट छूट देते हुए पर्याप्त व्यवस्था यथा निःशुल्क आवागमन व्यवस्था, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पांचवा है उच्च घनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी एक से अधिक पड़ोसी विद्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। छठा है स्थानीय प्राधिकारी पड़ोसी विद्यालय या विद्यालयों जहां बच्चे प्रविष्ट हो सकते हो की सूचना अपने अधिकारिता क्षेत्र के प्रत्येक वास स्थान की आम जनता को उपलब्ध कराएगा। सातवां है निःशक्त बच्चों के क्रम में निःशक्तता जो उन्हें विद्यालय पहुंचने से रोकती है, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी उनके लिए उचित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था का प्रयास करेंगे ताकि वे विद्यालय पहुंच प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। आठवां है राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण से बच्चों की विद्यालय में पहुंच बाधित न हो। धारा 8, 9 एवं 12 के प्रयोजनों हेतु इसमें 4 का पहला नियम है। धारा 2 के खंड ढ के उपखंड एक में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय उपस्थित होने वाला कोई बालक धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसार धारा 2 के खंड ड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उपधारा 1 की खंड ग के अनुसार धारा 2 के खंड ड के उपखंड 3 और 4 में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों लेखन सामग्रियों के लिए हकदार होगा, परंतु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा। स्पष्टीकरण उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए यह उल्लेखनीय है कि धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक और धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड ड के उपखंड 2 और धारा 2 के खंड ड के खंड 3 और 4 में निर्दिष्ट विद्यालय होगा। अब दूसरा है पड़ोसी विद्यालय का निर्धारण एवं स्थापना के लिए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों, असुविधाग्रस्त समूह, दुर्बल वर्ग अनुभाग 4 में वर्णित सहित सभी बच्चों को चिन्हित करते हुए नियत तिथि से 1 वर्ष के भीतर एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष शाला मानचित्रण करेगी एवं चिन्हीकरण करेगी। तीसरा है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के साथ नहीं हो। 4 में है धारा 8 का खंड ग एवं धारा 9 का खंड ग के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार
स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त वर्ग के बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल मैदान में पेयजल एवं शौचालय, मूत्रालयों की सफाई व कक्षा कक्षों की सफाई में भेदभाव न किया जाए। पाँचवा, धारा 8 का खंड 6 के लिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समुचित प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगी। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चों के अभिलेख का संधारण। 5वें का 1 कहता है कि स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के सभी बच्चों का घर घर सर्वेक्षण द्वारा उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख संधारण करेगा। दूसरा है अभिलेख जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट है प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाएगा, मतलब अपडेट किया जाएगा उसको। तीसरा है अभिलेख जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट है इसे पारदर्शिता से जनसाधारण हेतु संधारित किया जाएगा एवं धारा 9 के खंड ड के उद्देश्य हेतु प्रयोग में लिया जाएगा। चौथा नियम कहता है अभिलेख में जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट है प्रत्येक बच्चे के क्रम में होगा। क्या होगा देखिए, पहला है नाम, लिंग, जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक या जन्म स्थान। दूसरा है संरक्षक / अभिभावक नाम, पता, व्यवसाय। तीसरा है पूर्व प्राथमिक विद्यालय / आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चा उपस्थित होता है 6 वर्ष तक हेतु। चौथा है प्रारंभिक विद्यालय जहां बच्चा प्रविष्ट है। पांचवा है बच्चे का वर्तमान पता। छठा है कक्षा जिसमें छात्र पढ़ रहा है 6 से 14 आयु वर्ष हेतु और यदि स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में पढ़ाई बाधित हुई है तो ऐसे बाधित होने का कारण। सातवां है अधिनियम की धारा 2 के खंड ड की परिभाषा अंतर्गत क्या बच्चा दुर्बल समूह से है। आठवां अधिनियम की धारा 2 के खंड घ की परिभाषा अंतर्गत क्या बच्चा असुविधाग्रस्त समूह से है। 9वां पॉइंट है अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या आयु अनुसार समुचित प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा वाले बालकों का विवरण। 5वां पॉइंट है स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों के नाम प्रत्येक विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित हो। अगला पॉइंट है प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक शिष्य अनुपात बनाए रखना। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक और अध्यापक और शिक्षक का जो अनुपात है वो बनाए रखना। इसमें छठा का पहला है प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पद संख्या निजी अथवा राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन उस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्रों की संख्या पर निम्नांकित तरीके से आकलित की जाएगी। इसमें है क विद्यालय स्तर पर विद्यालय का प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह प्रतिवेदन अधिनियम के छात्र शिष्य अनुपात के संबंध में मानकों के अनुरूप तैयार की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल तक ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी, मतलब आगे भेज दी जाएगी। इसका ख है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा। प्रतिवेदन के विश्लेषण के पश्चात ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अध्यापकों के पदों का पुनर्गठन करेगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यदि वांछित हो तो ब्लॉक के भीतर अध्यापकों के स्थानांतरित आदेश जारी कर सकेगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार
अधिनियम के मानकों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष या कमी का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का जो है को 10 मई तक प्रेषित करेगा। इसका नियम ग कहता है, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर विश्लेषण करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जिले के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अध्यापकों के स्थानांतरित आदेश जारी कर सकेगा और अध्यापकों के अधिशेष कमी का अंतिम प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को 20 मई तक प्रेषित करेगा। इसका घ है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज्य का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा और यदि अध्यापकों की कमी अधिशेष है तो उसके संबंध में उचित कदम उठाएगा और राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा। इसका दूसरा नियम है कि यदि राज्य सरकार का कोई व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी धारा 25 की उपधारा 2 का उल्लंघन करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा। अब इस संबंध में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 के निमित्त बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग के कार्य। 7वां नियम दे रखा है इसमें, इस अधिनियम की धारा 31 में निमित्त प्रारंभिक शिक्षा के बालकों के अधिकारों के अनुश्रवण के लिए परिवेदनाएं सीधी ही या विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य आयोग को भेजी जाएगी। भाग 3, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। धारा 12 खंड ग, धारा 12 के पहला उसमें खंड ग के प्रयोजनों के लिए कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। 8वें का पहला है, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 3 और चौथे में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समय पर आयोजित की जाएगी। दूसरा है, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 3 और 4 में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 का पहला के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्य पुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय और सूचना संसूचना एवं प्रौद्योगिकी सुविधाओं, पाठ्येतर गतिविधियों और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा। नियम नंबर 3 है, नियम 3 का पहला में विनिर्दिष्ट आसपास का क्षेत्र या सीमाएं 12(1) के खंड ग के अनुसार दिए गए प्रवेशों को लागू होगी, परंतु विद्यालय धारा 12(1) के खंड ग में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों या सीमाओं का 3 किलोमीटर तक विस्तार कर सकेगा, परंतु यह भी है कि विद्यालय धारा 12 का पहला के खंड ग में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों और या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा। चौथा नियम है,
यदि किसी विशेष कक्षा या विद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वांछित स्थानों से अधिक है तो ऐसे विद्यालय की संबंधित कक्षा में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया या समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों से निर्धारित किए जाएंगे। पांचवा है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक निजी विद्यालयों और विशेष विद्यालयों के पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का अभिलेख संधारित करेगा। इसके आगे है धारा 12 का दूसरा। धारा 12 सेकंड के प्रायोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय पुनर्भरण। नियम 9 का पहला है राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों या केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय सभी ऐसे विद्यालयों जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, संचालित और नियंत्रित है में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित राज्य सरकार द्वारा उपगत किया प्रति बालक व्यय होगा। स्पष्टीकरण प्रति बालक व्यय का उपधारण करने के लिए धारा 2 के खंड ढ के उपखंड पपध में निर्दिष्ट विद्यालयों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 3 और 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उनके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक बैंक खाता रहेगा। तीसरा है राज्य और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 12 के दूसरे के अधीन धारा 12 का सेकंड के अधीन प्रतिपूर्ति हेतु उपगत प्रति बालक व्यय का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास सचिव, वित्त विभाग, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान होंगे। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सदस्य सचिव होंगे। चौथा है समिति प्रति बालक व्यय का निर्धारण करने के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 मास के भीतर बैठक करेगी एवं उसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के निर्धारण के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में बैठक करेगी। पांचवा नियम धारा 12 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा समिति के निर्णय से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को सुसंचित करेंगे, परंतु जहां कोई विद्यालय पूर्व में ही भूमि, भवन, उपस्कर एवं अन्य सुविधाएं मुफ्त या रियायती दर पर प्राप्त करने के आधार पर विशिष्ट संख्या में बालकों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, ऐसे विद्यालय या ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता के विस्तार तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा। प्रतिपूर्ति विद्यालय को सीधे ही 2 किस्तों में विद्यालय द्वारा संधारित पुस्तक बैंक खाते में देय होगा। 50% की प्रथम किस्त की प्रतिपूर्ति अगस्त माह में और शेष जनवरी माह में देय होगी। नियम नंबर 7वां है
अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय अप्रैल मास में विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के नाम की सूची जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा या ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रथम किस्त की प्रतिपूर्ति से पूर्व बालकों के नामांकन की सत्यता प्रमाणित कर सकेगा या ऐसा करने के लिए कह सकेगा। वह जनवरी माह में नामांकन और प्रत्येक बालक की प्रत्येक माह की न्यूनतम 80% उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात ही अंतिम किस्त की प्रतिपूर्ति करेगा। अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालयों और निजी विद्यालयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों के कक्षावार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान या सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इनके साथ साथ यदि विद्यालय की अपनी वेबसाइट है तो वह ऐसे नाम वेबसाइट पर भी उसी प्रकार प्रदर्शित करेगा। नवा नियम है विद्यालय को प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रतिपालक व्यय या विद्यालय द्वारा उपगत प्रतिपालक व्यय या विद्यालय द्वारा बालक से प्राप्त वास्तविक व्यय में तो जो भी कम होगा उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगला नियम है धारा 14 के प्रयोजन के लिए आयु के प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र। 10वां नियम क्या कहता है देखिए, जहाँ कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण दस्तावेज अधिनियम 1886 के अधीन अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का प्रमाण समझा जाएगा। पहला है अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख, दूसरा है आंगनबाड़ी अभिलेख, तीसरा है माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र द्वारा घोषणा। धारा 18 के प्रयोजन के लिए विद्यालय को मान्यता। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित स्वघोषणा सह आवेदन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान 1989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के तहत विहित प्रावधानों के अनुसार एक प्रार्थना पत्र के रूप में करेगा। मान्यता एवं संबंधित मामलों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 लागू होंगे। अगला है देखो भाग 4 विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना एवं कृत्य। धारा 13 उसका पहला नियम क्या कहता है देखिए, पहला नियम है गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों द्वारा गठन किया जाएगा और प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। दूसरा नियम है विद्यालय प्रबंधन समिति योजना, अनुश्रवण और अन्य विनिश्चय संबंधी मामले के प्रयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधन की विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में कार्य करेगी। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए कार्यकारिणी समिति एक दिन प्रतिदिन के विद्यालय प्रबंधन के लिए एक
क्रियात्मक इकाई होगी। चौथा है विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। इसमें पहला है विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक। विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक या प्रबोधक। तीसरा है विद्यालय के परिसीमन क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक पंचायती राज संस्थान सदस्य। पांचवा नियम है प्रत्येक प्रबंधन समिति अपने कुल सदस्यों के 25% सदस्यों की गणपूर्ति सहित प्रत्येक 6 माह में बैठक करेंगे। छठा है विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिभावक में से होगा एवं विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव होंगे। 7वां नियम कहता है कि 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 75% यानी 11 से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों सहित अभिभावक एवं संरक्षक होंगे। 8वां है कार्यकारिणी समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधि सहित 50% से अन्यून महिला होगी। 9वां है विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। 10वां है कार्यकारिणी समिति की बैठक इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों से अन्यून स्थिति होने पर वो नहीं होगी, मतलब गणपूर्ति नहीं होगी तो ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। और गणपूर्ति के लिए है 1/3 सदस्य। अगला है धारा 22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करना है। इसका पहला है विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया, अंत में कम से कम 3 मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। दूसरा है विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। तीसरा है विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात पहला ब्यौरा क्या होगा, देखिए पहला ब्यौरा होगा कि प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन। दूसरा है अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक विषय अध्यापक अंशकालिक अनुदेशक भी हैं कि 3 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए संख्या की अपेक्षा। इसका ग है अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की 3 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए उपेक्षा। घ है ऊपर ख और ग के संबंध में वर्षवार 3 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए वित्तीय आवश्यकता जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त उपेक्षा भी है। चौथा है विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाता है अंत में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है
भाग 4 के प्रथम परंतुक के योजना विशेष प्रशिक्षण। भाग 15 का पहला, विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति या स्थानीय प्राधिकारी विशेष प्रशिक्षण की उपेक्षा रखने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजन करेगी। अर्थात पहला है विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा 1 व 2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से आरेखित की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर अधिकार होगा। दूसरा है उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा। तीसरा है उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा। चौथा है उक्त प्रशिक्षण की कालावधि 3 मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे अधिगम प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर 2 वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। दूसरा है इसी का, बालक आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके। भाग 5 है, भाग 5 अध्यापक प्रबोधक। धारा 23 के पहले के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हताएं। धारा 23 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक प्रबोधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं अभिकथित करेगा, जो प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू रहेगी। धारा 23 के 2 के परंतु के अधीन न्यूनतम अर्हताएं का अर्जित किया जाना। 17 का पहला कहता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय धारा 2 के खंड ड के उपखंड 1 और 3 में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापकों जिनके पास धारा 15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक प्रबोधक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। धारा 2 के खंड ड के उपखंड 1 और 4 में निर्दिष्ट विद्यालयों में किसी ऐसे अध्यापक या प्रबोधक जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ के समय धारा 15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के प्रारंभ के 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे अध्यापकों ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए समर्थ बनाएंगे। धारा 23 का 3 के प्रयोजन के लिए अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें। यथास्थिति अध्यापकों प्रबोधकों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें प्रवर्तनीय संबंधित नियम यथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान प्रबोधक पंचायत राज सेवा नियम 2008 द्वारा विहित होंगे। दूसरा है निजी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें विद्यालय प्रबंधन के नियम एवं विधान यदि कोई लागू हो तो के द्वारा निर्धारित की जाएगी। धारा 24(1) के खंड 6 के प्रयोजन के लिए अध्यापकों प्रबोधकों द्वारा अनुपालन।
इसमें 19 धारा 24 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कृत्यों के अनुपालन और धारा 29 की उपधारा 2 के खंड ज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापक एक फाइल यानी पत्रावली रखेगा, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा, जो धारा 30 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र देने का आधार होगा। अगला है इसी का दूसरा क, अध्यापक धारा 24 की उपधारा 1 के खंड क से ड तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त नियमित अध्यापन में व्यवधान के बिना निम्नांकित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा। पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना। धारा 24 के 3 के प्रयोजनार्थ अध्यापकों के लिए परिवेदना निस्तारण तंत्र। धारा 21 के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यापकों के परिवेदना निस्तारण का प्रथम स्तर होगी। दूसरा है अध्यापकों की परिवेदना निस्तारण के लिए जिला स्तरीय परिवेदना समिति होगी। यदि अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तरीय परिवेदना समिति को अपील कर सकेगा। तीसरा है जिला स्तरीय समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को शामिल कर गठित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होगा। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित अध्यापक अधिकारियों पर बाध्य होगा। चौथा है इस समिति की प्रत्येक 6 माह में एक बैठक होगी। पांचवा है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी भी विद्यालय का कोई भी शिक्षक अपनी लिखित परिवेदना संयोजक को प्रस्तुत कर सकेगा। समिति का संयोजक निर्णय से शिक्षक को संसूचित कराएगा। निजी विद्यालय शिक्षकों की परिवेदनाएं निस्तारण हेतु व्यय का तंत्र विकसित करेंगे। भाग 6 है पाठ्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना। धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी 21 का पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी। दूसरा है पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय उपनियम 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक अधिकारी। इसका क है सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। ख है सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण आरेख विकसित करेगा। और ग है निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय करेगा। तीसरा है उपनियम 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय स्तर यानी गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया आरेखित और कार्यान्वित करेगा। धारा 30 के प्रयोजनों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करना। 22 का पहला प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र विद्यालय खंड जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के 1 माह के भीतर जारी किया जाएगा। दूसरा है उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में यह प्रमाणित होगा कि बालक ने धारा 29 में अध्ययन हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है। ख है बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा बालक की संगीत, नृत्य, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियां भी अंतर्निहित
अंतर्विष्ट हो सकेगी। भाग 7 राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कृत्य। 23 का पहला अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। दूसरा है परिषद की बैठकों एवं इनके अन्य कृत्यों के लिए स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग तर्क सम्मत सहयोग उपलब्ध कराएगा। तीसरा है परिषद के कार्य सह व्यवहार की प्रक्रिया निम्न होगी। इसमें पहला है परिषद की बैठक नियमित रूप से ऐसे किसी समय होगी जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, परंतु परिषद की अंतिम बैठक और आगामी बैठक में 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 3 माह के भीतर भीतर मीटिंगें होनी चाहिए। दूसरा है परिषद की बैठक में अध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष परिषद की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, वह किसी सदस्य को ऐसी बैठक में पीठासीन हेतु नामित कर सकता है। परिषद की बैठक की गणपूर्ति न्यूनतम 50% सदस्यों के उपस्थित होने पर पूर्ण माना जाएगा। अब है चौथा परिषद के सदस्य के नियुक्त होने के लिए शर्तें निम्नलिखित है। इसका क है प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु कोई भी सदस्य 2 कार्यकाल की अवधि से अधिक पद धारण नहीं करेगा। कि अधिकतम जो पद धारण के लिए जो कार्यकाल है वो 2 बार है, 2 बार से तीसरी बार नहीं बनेगा, 2 बार अधिकतम है। तो सदस्य 2 कार्यकाल की अवधि से अधिक पद धारण नहीं करेगा। इसका ख है राज्य सरकार आदेश द्वारा सदस्य को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता या निम्नांकित किसी एक या अधिक घटना के घटित होने पर हटा सकेगा। इसका पहला है दिवालिया घोषित किया गया है या कार्य करने से मना या कार्य करने के अयोग्य हो गया है या विकृत चित्त का और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया हो। चौथा है दुर्व्यवहार से उत्पन्न हुई क्षति के कारण लोकहित में सेवाएं निरंतर न दे पाने के कारण। पांचवा है अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष करार दिया है। या छठा है अवकाश लिए बिना परिषद में अनुपस्थित है, परिषद की 2 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। इसका ग है किसी सदस्य को समुचित सुनवाई के अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा। यदि सदस्य के पद पर सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होती है तो उपनियम 2 के प्रावधानों ऐसी रिक्ति को 120 दिन की अवधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। 120 दिन का मतलब लगभग 4 महीने, उसके अंदर अंदर भर लिया जाएगा। इसका ड है परिषद के सदस्यों द्वारा कार्यालय प्रयोजन हेतु की गई यात्रा एवं दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा समिति और आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को और ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में जारी किए गए आदेशों अनुसार अधिकृत होंगे। 8वां है विविध। इसके अंदर देखिए क्या है विविध नियम नंबर 24 क्या कहता है कि नियमों से विमुक्त करने का अधिकार। राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग को नियमों के उपबंधों से विमुक्त कर सकेगी अथवा निर्देशित कर सकेगी कि अमुक उपबंध किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग पर किसी उपांतरणों या शर्तों के सहित लागू होंगे जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 25वां है संदेह का निवारण। यदि इन नियमों के किसी उपबंध के व्याख्या करने में या
उपयुक्तता में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को निर्णय के लिए भेजा जाएगा, अंततः जिसका निर्णय अंतिम होगा। अब भाग 9 में परिशिष्ट दे रखे हैं कि कितने कितने प्रकार के परिशिष्ट है। भाग 9 परिशिष्ट। प्रपत्र 1 विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा सह प्रार्थना पत्र। देखिए किस प्रकार का होता है ये प्रपत्र 1 में विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा सह प्रार्थना पत्र। नियम 11 की उपनियम 1 देखें। निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, फिर जिस जिले से संबंधित है वहाँ का एड्रेस आ जाएगा। राजस्थान। श्रीमान, मैं निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों की अनुपालना में स्वघोषणा एवं निर्धारित परफॉर्मा में मान्यता हेतु आवेदन पत्र, विद्यालय का नाम, विद्यालय प्रारंभ होने की दिनांक अग्रेषित करता हूँ। प्रबंध समिति का मैनेजर, अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे, इसमें स्थान दिनांक आ जाएगी। ये प्रपत्र नंबर 1 था परिशिष्ट 9 में। इसमें इसके बाद इसमें क्या क्या है देखिए। क विद्यालय विवरण। अब इसमें क्या क्या आएगा। पहला है विद्यालय का नाम, दूसरा शैक्षणिक सत्र, तीसरा जिला, चौथा डाक का पता, पांचवा गांव शहर, छठे नंबर पर तहसील, सातवें में पिन कोड, आठवें में दूरभाष मय एसटीडी कोड, 90वें में फैक्स नंबर, 10वें में ईमेल पता यदि कोई हो तो, 11वें में निकटतम पुलिस स्टेशन कौन सा लगेगा वो। अब ख में आ जाएगी सामान्य सूचना। सामान्य सूचना में आएगा स्थापना का वर्ष, विद्यालय की प्रथम प्रारंभ की तिथि, ट्रस्ट सोसाइटी प्रबंध समिति का नाम, ट्रस्ट का पंजीयन क्रमांक, अवधि जब तक पंजीकरण वैध है, छठे में खाली रहेगा। सातवें मैनेजर, अध्यक्ष, सभापति, सह सभापति का आधिकारिक पता, उनका नाम, उनका पद नाम, पता, दूरभाष नंबर, कार्यालय निवास, पिछले 3 वर्षों में कुल आय व्यय, अधिशेष, न्यूनता, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रति संलग्न करने, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद ग आएगा विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र, पढ़ाई का माध्यम क्या होगा, विद्यालय का प्रकार, प्रथम एवं अंतिम कक्षा स्पष्ट लिखें, मतलब प्रथम कक्षा कौन सी आएगी, अंतिम कौन सी आएगी। यदि अनुदानित है तो एजेंसी का नाम व अनुदान का प्रतिशत, क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, यदि हाँ तो किस प्राधिकारी द्वारा इसको मान्यता मिली थी। मान्यता प्रमाण पत्र संख्या लिखनी पड़ेगी। क्या विद्यालय का स्वयं का भवन है या किराए के भवन में संचालित हो रहा है। 7वें नंबर पे है क्या विद्यालय भवन एवं अन्य संसाधन अथवा मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास हेतु किया जाता है। 8वां है विद्यालय का कुल क्षेत्रफल। 9वां है विद्यालय का निर्मित क्षेत्रफल। घ है नामांकन स्थिति, कक्षा, अनुभाग, बच्चे, पूर्व प्राथमिक में अनुभाग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 1 से 5 तक अनुभाग और बच्चे, 6 से 8 तक अनुभाग और बच्चे की संख्या लिखनी है। ड है संसाधनों का वितरण एवं स्वास्थ्यकर योजनाएं स्थिति, कक्षा, संख्या, औसताकार, कक्षा कक्ष उनकी संख्या, औसताकार, कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष, रसोई घर, सह भंडार, औसताकार। इसका च है अन्य सुविधाएं, क्या सारी सुविधाएं निर्बाध पहुंच में है। शिक्षण अधिगम सामग्री सूची संलग्न, क्रीड़ा एवं खेल उपकरण सूची लगानी पड़ेगी। पुस्तकालय में पुस्तक सुविधा, पुस्तकों की संख्या लिखनी पड़ेगी। इसके बाद सामयिक पत्रिका, समाचार पत्र कौन सा मंगाया जाता है, पेयजल सुविधा का प्रकार और संख्या लिखनी है। स्वास्थ्य कर योजनाएं स्थिति, मूत्रालय, शौचालय का प्रकार, बालकों के लिए मूत्रालय शौचालय की संख्या, बालिकाओं के लिए मूत्रालय शौचालय की संख्या। इसके बाद है शैक्षणिक वर्ग का विवरण। इसमें विशेषतः प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन प्रत्येक शिक्षक का अलग अलग विवरण देना है। इसमें अध्यापक का नाम आ जाएगा, पिता पति का नाम, जन्म दिनांक, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण अनुभव कितना हो गया, कक्षा जो सौंपी गई है, नियुक्ति की दिनांक, प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित है। अब प्रारंभिक एवं माध्यमिक दोनों में अध्यापन प्रत्येक शिक्षक अलग अलग वही ब्यौरा इसमें आ जाएगा। प्रधान अध्यापक का भी लिखना है ऐसा ही। इसके बाद आ जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इन आवेदन पत्र के साथ शिक्षा के जिला सूचना तंत्र यानी डाइट के परफॉर्मा में वांछित सूचना प्रस्तुत कर दी है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी
समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण किए जाने हेतु विद्यालय खुला है। छठा है, प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ये वचनबद्ध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं। सातवां है, प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसे सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद, राज्य विधानसभा, पंचायत, नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यता का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके बाद पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। प्रत्येक कक्षा 8 तक के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का विवरण। शिष्य निर्धारण तंत्र, क्या विद्यालय के शिष्यों की कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा लेने की आवश्यकता है। इसके बाद प्रारूप सेकंड में है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा वो आ जाएगी। इसमें उसकी संख्या लिखनी है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर जो आ जाएगा। इसके बाद ये परफॉर्मा है। तो ये हमने आज जानकारी प्राप्त की राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो में हमें और अच्छा करने के लिए अवसर मिले। जय हिंद, जय भारत।